नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी मोटर की विशेषता विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित इन डीसी मोटर की विशेषताएं संबंधित क्वेश्चन सीरीज हल करेंगे जो एग्ज़ामों में आ रहे हैं वो प्रश्न। तो देखो, अपना पहला प्रश्न है, यदि डीसी मोटर की बिना भार गति 2000 आरपीएम है और पूर्ण भार गति 1900 आरपीएम है तो इसका गति विनियामक लगभग क्या होगा। तो देखो, बिना भार पर इसकी गति है नो लोड गति, तो गति विनियामक क्या होता है, यानी गति रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड गति यानी नो लोड शून्य लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100, यानी गति रेगुलेशन बराबर नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति इंटू 100। अब देखो, यहाँ नो लोड गति क्या दे रखी है, बिना भार गति दे रखी है 2000 आरपीएम और फुल लोड गति क्या दे रखी है, फुल लोड गति दे रखी है 1900 आरपीएम। तो एनआर गति रेगुलेशन बराबर क्या हो जाएगा, बिना भार गति क्या है 2000 माइनस पूर्ण भार कितनी है 1900 बटा पूर्ण भार 1900 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, भाग लगाओ, एन आर बराबर ऊपर कितना हो गया 100 इंटू 100 बटा 1900, 0 से 0 100 में 19 का भाग लगाया तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5.26 आएगा लगभग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5.26%। तो इसकी जो एनआर है गति रेगुलेशन है वो हो जाएगी 5.26%। ऑप्शन में देखो तो लगभग दे रखा है तो लगभग 5% हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया 5%। अगला क्वेश्चन है, 750 आरपीएम की पूर्ण भार चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की शून्य भार चाल होगी, यानी N0 यानी नो लोड गति पूछी है और NR दे रखा है। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, प्रश्न में क्या दे रखा है, एक तो गति रेगुलेशन दे रखा है, गति रेगुलेशन क्या दे रखा है 10% और पूर्ण भार गति दे रखी है फुल लोड FL भी कह सकते हैं। तो फुल लोड गति कितनी है 750 रेगुलेशन पर मिनट यानी आरपीएम। अब शून्य भार की गति पूछी है, नो लोड गति पूछी है, क्या होगी। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, यही है, मान लो ये प्रतिशत में है तो देखो NR का मान कितना है, इसका 10% है। अब यहाँ इसको यहाँ पे ले आते हैं तो बट्टा 100 हो जाएगा, 10 बट्टा 100 बराबर N0 माइनस फुल लोड गति क्या है 750 बट्टा 750। अब देखो पक्षांतरण कर दो, ये 750 इधर आ जाएंगे तो कितना होगा 10 इंटू 750 बट्टा 100 बराबर N0 माइनस 750। इससे ये कट गया, कितना हो गया 75। तो क्या हो जाएगा 75 बराबर बिना भार गति माइनस 750, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस होएगा हो जाएगा, तो 75 प्लस 750 बराबर हो जाएगा N0, यानी N0 बराबर क्या हो जाएगा 75 750 यानी 825 आरपीएम। तो बिना भार गति क्या हो जाएगी, नो लोड गति क्या हो जाएगी 825 रेवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम। किसमें है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, डीसी मोटर की पूर्ण भार गति 1000 आरपीएम है और गति विनियमन 90% है तो शून्य भार गति क्या होगी। सेम यही प्रश्न है, देखो किस प्रकार से निकालेंगे इसको भी। ये एनआर गति रेगुलेशन कितना दे रखा है 90%। फुल लोड पूर्ण भार गति कितनी है 1000 आरपीएम
और ये ज्ञात करना है। सेम यही आ गया NR 90, ये गुणा में इधर आ जाएगा बट्टा 100 बराबर बिना बार गति माइनस 1000 बट्टा 1000 कितना हो गया, ये इधर आएगा तो कितना हो गया 90 × 1000 बट्टा 100 बराबर बिना बार गति माइनस 1000। 2 0 से 2 0 90 कितना हो गया 900। कितना हो गया 900, तो ये हो गया 900 बराबर N0 माइनस 1000। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 1000 बराबर N0। तो N0 यानी बिना बार गति बराबर क्या हो जाएगी, या नो लोड गति क्या हो जाएगी 1900 RPM। तो बिना बार गति हो जाएगी 1900 RPM। अब देखो यदि इसी को विपरीत भी पूछ ले तो किस प्रकार से हल करेंगे। मान लो इसी प्रश्न में ये पूछ ले कि NR 90% है और बिना बार नो लोड गति 1900 RPM है, ये क्या होगी, फुल लोड गति क्या होगी। यानी इस प्रश्न का तो 1900 RPM आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आ रहा है। परंतु यदि इसे विपरीत पूछ ले तो अब क्या होगा, यानी ये फुल लोड 1000 RPM आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो अपना सूत्र क्या है, NR बराबर N नो लोड माइनस फुल लोड, या यहाँ पे नो लोड भी लिख देता हूँ मैं, चलो नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड। अब देखो नो लोड ये दे रखा है। अब मान लो कि फुल लोड इसकी गति है x, मान लो x, तो NR का मान कितना है 90 × 100% में है तो इंटू बट्टा 100, इसका मान कितना है 1900 माइनस मान लो कि फुल लोड इसकी गति है x, तो x बट्टा x, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कितना हो गया 0.9। अब ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा 0.9x बराबर हो गया 1900 माइनस x, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा तो 0.9x और 1x कितना हो गया 1.9x बराबर 1900। तो x बराबर कितना हो गया 1900 बट्टा 1.9 कितना हो जाएगा 1000 RPM। तो ये क्या हो जाएगी फुल लोड गति, इसकी वापस कितनी आ रही है, x का मान क्या है फुल लोड गति तो 1000 RPM आ रही है, यानी वापस वो विपरीत भी कर सकते हैं। तो इसमें तो केवल ये पूछा था नो लोड गति क्या होगी, तो नो लोड गति होगी 1900 RPM, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है डीसी मोटर में लो हानि किस भाग से होती है। डीसी मोटर में लो हानि किस भाग से होती है, तो देखो ब्रश, फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर, तो किस में होते हैं लो हानि, ब्रश में या फील्ड में। अब देखो फील्ड डीसी से संयोजित रहती है तो लो हानि नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है, क्योंकि फील्ड लो हानि किस में होती है हिस्टैरिसीस और एडी करंट। तो ये तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब होगा, तो केवल आर्मेचर में होगा फिर, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन केवल आर्मेचर में होगा, फील्ड तो स्थिर है यानी डीसी से प्रचलित है, तो फिर किस में रहेगी आर्मेचर में। अगला क्वेश्चन है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मुख्यतः एक पद्धति है। वार्ड लियोनार्ड गति क्या है, ये एक गति नियंत्रण की विधि है, यानी डीसी मोटर की, शंट या यौगिक मोटर की गति नियंत्रण विधि है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। इसके अंदर आर्मेचर की आपूर्ति वोल्टता को नियंत्रित करके गति नियंत्रित की जाती है। तो इनमें से कौन सा होगा, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, क्षेत्र डायवर्टर विधि। तो आर्मेचर की वोल्टता नियंत्रण विधि से नियंत्रित की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण है वो आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि है। अगला है डीसी मशीन में चाल नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड पद्धति में कितनी मशीनें प्रयुक्त होती है। इसमें 3 मशीन प्रयुक्त होती है। एक यानी जनरेटर होता है, जनरेटर को घूर्णित करने के लिए मोटर होती है, तो एक तो मोटर हो गई, एक जनरेटर हो गया, और जिस मोटर की गति नियंत्रित करनी है वो मोटर हो गई, तो 3 मोटर हो गई। ऐसे 3 युक्ति हो गई, यानी 2 तो मोटर हो गई और एक जनरेटर हो गया, तो कुल 3 मशीनें होती है। तो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में 3 मशीनें प्रयोग करते हैं।
किसी मोटर में स्थिर हानि कौन कौन सी होती है, यानी नियत हानि स्थिर हानि कौन सी होती है। अब देखो ऑप्शन देखो, केवल कोर हानि, केवल कोर हानि क्यों, और भी तो हो सकती है। वायु घर्षण और कोर हानि, हाँ सही है। एडी करंट, अब एडी करंट हानि में यानी स्ट्रे लॉस भी होता है तो वो भार पर परिवर्तित होता रहता है। केवल वायु और घर्षण हानि, अब घर्षण हानि है, केवल वायु और घर्षण हानि दे दिया तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हुआ, वायु घर्षण और कोर हानि, ये स्थिर हानि, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में तामर हानि किसके समानुपाती होती है। डीसी मोटर में तामर हानि क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R। तो जो भी शक्ति हानि होगी, यानी R चाहे उसका रेजिस्टेंस, I उसमें से प्रवाहित धारा, तो I धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, यानी P समानुपाती I स्क्वायर। यानी कोई भी जो शक्ति खपत होगी, शक्ति हानि होगी, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। तो क्या हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तन को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे, यानी टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि, क्षेत्र में टेपिंग निकाल कर हम टेपिंग का वर्तन कम करते हैं। किस में काम लेते हैं, श्रेणी मोटर में। श्रेणी मोटर की क्षेत्र टेपिंग विधि से गति को नियंत्रित करना। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और इससे भी टेपिंग निकाली हुई है, मान लो ये अलग अलग टेपिंग निकाली हुई है। तो अब सेलेक्टर स्विच द्वारा ये हो गई क्षेत्र टेपिंग विधि। अब देखो यहाँ पर सभी फील्ड यानी लपेटन काम आ रही है, लपेटनों की संख्या ज़्यादा होगी तो फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो गति कम होगी। अब क्या कह रहे हैं कि वर्तन कम कर रहे हैं, वर्तन यानी लपेटन इसके बजाय मान लो यहाँ कर रहे हैं तो लपेटन कम हो गए, लपेटन कम हो गया तो फ्लक्स भी कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया तो गति बढ़ जाएगी, क्योंकि डीसी मोटर की गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, यानी n समानुपाती 1/5, यानी फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गति में वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। उपकरण देखो क्या है, अर्धचालक उपकरण, ट्रांजिस्टर चालक उपकरण, कंपाउंड मोटर। तो अर्धचालक की जो गति नियंत्रण की विधि है, इसमें अर्धचालक उपकरण काम लेते हैं, यानी थायरिस्टर या एसीआर हम कह सकते हैं, एसीआर से उसकी गति नियंत्रित करते हैं। तो ये अर्धचालक उपकरण, इसे सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहते हैं। तो अर्धचालक उपकरण काम में लेते हैं, या थायरिस्टर विधि भी अपन काम में लेते हैं गति नियंत्रण की। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधे डीसी लाइन से जुड़ी होती है और आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है, यानी आर्मेचर की वोल्टता कंट्रोल करके हम गति नियंत्रित कर रहे हैं। अब आर्मेचर की वोल्टता कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा युक्ति काम में ली जाती है, थायरिस्टर, यूजीटी, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। तो इससे हम थायरिस्टर प्रयोग करते हैं, यानी अर्धचालक डिवाइस या थायरिस्टर काम में लेते हैं। तो आर्मेचर की वोल्टता कंट्रोल करके गति को कंट्रोल करने के लिए हम थायरिस्टर काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, थायरिस्टर। अगला भी सेम ही है प्रश्न, एक डीसी मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी अर्धचालक युक्ति प्रयोग करते हैं, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, डायोड या रेक्टिफायर। तो ये हो गया थायरिस्टर, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में गति नियंत्रण द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध को परिवर्तित ना करके, मोटर की गति नियंत्रण में क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध को परिवर्तित ना करके उपयोग किए गए वोल्ट बदल कर किया जाता है, यानी क्षेत्र का प्रतिरोध स्थिर रखना है, वोल्ट को बदलना है। इस विधि को क्या कहेंगे, गति नियंत्रण यानी इस विधि को क्या कहेंगे, अर्धचालक यंत्र विधि, प्रयुक्त वोल्टता में बदलाव विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब आर्मेचर और क्षेत्र का प्रतिरोध तो स्थिर है, यानी चेंज नहीं करना है, तो क्या होगा, प्रयुक्त वोल्टता में बदलाव, यानी गति को नियंत्रित कर रहे हैं। आर्मेचर के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया,
प्रयुक्त वोल्टता में बदलाव विधि। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रयुक्त वोल्टता में परिवर्तन करके गति को नियंत्रित करना, तो बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गति नियंत्रण विधि में आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ी एक रियोस्टेट की सहायता से आर्मेचर की धारा को परिवर्तित करके गति नियंत्रण किया जाता है। अब आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम है तो डीसी शंट या यौगिक मोटर होगी, क्योंकि सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर विधि काम में लेते हैं, यानी आर्मेचर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं। अब इसमें आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस, और ये मान लो कि शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब क्या कह रहा है देखो कि गति नियंत्रण आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ी एक रियोस्टेट की सहायता से आर्मेचर की धारा को परिवर्तित कर रहे हैं। एक ये वेरिएबल प्रतिरोध है, इससे आर्मेचर की धारा को कंट्रोल कर रहे हैं। इस विधि को क्या कहेंगे, आर्मेचर कंट्रोल विधि। यानी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाए तो आर्मेचर कंट्रोल, और यदि समांतर क्रम में, समांतर होता है श्रेणी मोटर के अंदर, श्रेणी में आर्मेचर डाइवर्टर विधि हो जाती है वो, तो ये होगी आर्मेचर कंट्रोल विधि यानी आर्मेचर नियंत्रण विधि। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में आर्मेचर ताम्रहानि कुल भार हानि के लगभग होती है। देखो आर्मेचर ताम्रहानि कितनी होती है, यानी कोई भी मोटर या जनरेटर या डीसी मशीन हम कह सकते हैं में आर्मेचर ताम्रहानि होती है, जो कुल हानि होती है उसकी 30 से 40%। आर्मेचर ताम्रहानि कुल हानि की 30% से 40% आर्मेचर ताम्रहानि होती है। यदि फील्ड या क्षेत्र ताम्रहानि पूछ ले तो ये होती है 20 से 30%। तो फील्ड ताम्रहानि पूछ ले तो ये होती है 20% से 30%, ये नियति है। यदि यांत्रिक हानि पूछ ले तो 10 से 20%। यांत्रिक हानि पूछ ले तो 10 से 20%, यानी 10% से 20%। और यदि स्ट्रेस हानि पूछ ले तो स्ट्रेस हानि 1% होती है। तो ये नियत है, आर्मेचर ताम्रहानि 30 से 40%, फील्ड ताम्रहानि 20 से 30%, यांत्रिक हानि यानी ये जो कुल हानि है उसकी है 10 से 20%, यानी जो कुल हानि हो रही है शक्ति का पता हो रही है उसकी 10 से 20% होगी। स्ट्रेस हानि लगभग 1% होती है। तो ये नियत है, फिक्स है। अगला है, यदि ई डीसी मोटर का वेग EMF V टर्मिनल वोल्ट था तो अधिकतम शक्ति की स्थिति होगी। कोई भी डीसी मोटर है उसकी अधिकतम शक्ति लगाए गए विद्युत वाहक बल यानी V से E 1/2 हो, यानी इनका एक अनुपात नियत है कि अधिकतम शक्ति तब उत्पन्न करती है जब EB का मान लगाए गए या आरोपित विद्युत वाहक बल से 1/2 हो, यानी EB बराबर V/2 हो। या विपरीत में ले तो V बराबर क्या होना चाहिए, 2 × EB होना चाहिए। या डायरेक्ट इसमें अनुपात में भी पूछ ले तो EB बराबर क्या होना चाहिए, 0.5 V होना चाहिए। इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि V का मान कितना होना चाहिए, यानी EB को यदि 2 से गुणा करें तो V के बराबर है, तो या EB बराबर 0.5 V या EB बराबर V/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, E बराबर V/2, यानी C ऑप्शन में है। अगला है, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम तब होती है जब, अधिकतम शक्ति कब होगी, ये कंडीशन मैंने डाल दी। वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता के बराबर है, नहीं, वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता से आधा है, वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता से आधा है, सही। वेग EMF 0 के बराबर है, नहीं, वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता का 1/4, यह भी गलत है। तो कब होगी, जब वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता का आधा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगी जब वेग EMF बट्टा प्रयुक्त वोल्टता का अनुपात होगा। EB वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता का, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी वेग EMF व प्रयुक्त वोल्टता का अनुपात क्या होगा, यानी वेग EMF प्रयुक्त वोल्टता का अनुपात क्या होगा। EB बराबर क्या कितना होना चाहिए, EB बराबर प्रयुक्त वोल्टता का, यानी ये राइट हो जाएगा 0, यानी वेग जो
प्रयुक्त वोल्टता है उसको 0.5 से गुणा करेंगे तो ईबी के बराबर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में डाइवर्टर का प्रयोग किया जाता है? डाइवर्टर को मतलब विभक्त धारा, यानी धारा को विभक्त करना। तो डाइवर्टर हमेशा सीरीज मोटर में प्रयोग करते हैं, यानी फील्ड डाइवर्टर और आर्मेचर डाइवर्टर। फील्ड की धारा को डाइवर्ट करना यानी समांतर पथ से गुजारना, तो वो तो हो गया फील्ड डाइवर्टर विधि। आर्मेचर की धारा को गुजारे हैं तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि होगी। तो ये दोनों ही श्रेणी मोटर में प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रेणी मोटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता पद्धति अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। यानी डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता पद्धति या रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि में जो परिवर्तनीय प्रतिरोध है वो होता है आर्मेचर कंट्रोल विधि की कह रहा है। आर्मेचर कंट्रोल विधि में क्या होता है कि जो वेरिएबल प्रतिरोध होता है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो मोटर इसमें आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में वेरिएबल प्रतिरोध लगाया जाता है। तो ऑप्शन में देख लो, फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में नहीं, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में सही, आर्मेचर व फील्ड दोनों के साथ श्रेणी क्रम में नहीं, आर्मेचर व फील्ड दोनों के साथ समांतर क्रम में नहीं। तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। डीसी मोटर का क्षेत्र कमजोर होना के रूप में जाना जाता है। यदि डीसी मोटर का फील्ड फ्लक्स कमजोर है तो किस रूप में जाना जाता है? अब देखो ऑप्शन देखो, नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि। फील्ड कमजोर है इसका मतलब क्या हो गया, फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। मान लो ये विधि काम में ले रहे हैं तो इसके कारण फील्ड कमजोर हो रहा है। तो नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि नहीं, नियत वोल्टता नियंत्रण विधि नहीं, नियत आवर्ती नियंत्रण विधि नहीं, नियत फ्लक्स नियंत्रण विधि सही, नियत बला गुण नियंत्रण विधि नहीं। यानी फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो ही फ्लक्स कमजोर होगा, यानी फील्ड के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाकर। तो इसे क्या कहेंगे, नियत फ्लक्स नियंत्रण विधि, यानी फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं फ्लक्स नियंत्रण विधि। अगला है, स्वयंवर्ण परीक्षण में डीसी मोटर को संचालित किया जाता है। जो स्वयंवर्ण परीक्षण विधि है ये एक शून्य बार परीक्षण की विधि है और शून्य बार पर मशीन की दक्षता ज्ञात करने की विधि होती है। यानी बिना बार पर या शून्य बार पर मशीन की दक्षता ज्ञात करने की एक अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। यानी हम शून्य बार पर दक्षता परीक्षण कर रहे हैं, यानी वह पूर्ण बार पर इसकी जो दक्षता होगी वो शून्य बार पर ही परीक्षण कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष नहीं होकर अप्रत्यक्ष विधि हो गई। और इसका प्रयोग नियत फ्लक्स मोटर जैसे कि शंट या यौगिक मोटर होती है उसमें काम में लेते हैं। तो शंट या यौगिक मोटर में काम में ली जाती है और इस विधि में लोहा हानि का मान स्थिर रखा जाता है, यानी नियत माना जाता है। तो स्वयंवर्ण परीक्षण विधि है बिना बार या शून्य बार परीक्षण, दक्षता परीक्षण की एक अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें क्या हो गया, शून्य बार परीक्षण विधि, तो नो लोड या शून्य बार परीक्षण की विधि। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, नो लोड। अगला है, स्वयंवर्ण परीक्षण में के दौरान लोहा हानि को माना जाता है। अभी मैंने बताया कि लोहा हानि को इसमें स्थिर माना जाता है, यानी एक नियत माना जाता है, अपरिवर्तित रखा जाता है। लोहा हानि यानी स्थिर ही मानी जाती है। तो स्वयंवर्ण परीक्षण के दौरान लोहा हानि को स्थिर माना जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? यांत्रिक हानि, अब देखो आर्मेचर हानि यांत्रिक नहीं, ताम्र हानि होती है। वायु घर्षण हानि सही है। क्षेत्र हानि इसमें भी ताम्र हानि होती है। हिस्टैरिसीस हानि ये लोहा हानि में आ गया, तो वो क्या वायु घर्षण हानि हो गया इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हुआ बी, वायु घर्षण हानि। अगला है, डीसी श्रेणी मोटर की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? एक श्रेणी मोटर की चाल नियंत्रित करनी है। श्रेणी मोटर की चाल नियंत्रण की 5 विधियां होती है। क्षेत्र डाइवर्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, वोल्ट कंट्रोल विधि, फील्ड टेपिंग विधि और फील्ड को श्रेणी या समांतर में संयोजित करके गति नियंत्रित करना। अब ऑप्शन में देखो,
क्षेत्र डाइवर्टर विधि, क्षेत्र को डाइवर्ट कर रहे हैं, सही है। आर्मेचर डाइवर्टर, ये भी सही है। क्षेत्र टैप्ड, ये भी सही है। क्षेत्र कुंडलियों को समांतर करके, ये भी सही है। तो ये सभी, यानी राइट आंसर क्या हो गया, ये सभी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुप्रयोग में डीसी आवश्यक है? डीसी सप्लाई इनमें से किस में आवश्यक है? प्रदीपन यानी प्रकाशितता में, प्रकाशितता एसी से भी की जा सकती है, तो कोई आवश्यक नहीं है। मशीन शॉप मोटर, यह इंडक्शन मोटर से काम में ली जा सकती है। विद्युत कर्षण मोटर, कर्षण में केवल डीसी श्रेणी मोटर ही काम में लेते हैं, तो कर्षण में होगा। विद्युत घरेलू उपकरण एसी से भी होता है, प्रचलित किए जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो गया, कर्षण मोटर। कर्षण मोटर यानी विद्युत कर्षण या ट्रैक्शन मोटर होती है, वो केवल डीसी श्रेणी मोटर ही काम में लेती है उसमें, तो ये कर्षण मोटर हो गया। अगला है, डीसी कंपाउंड मोटर के क्षेत्र नियामक यानी रेगुलेशन को के लिए प्रदान किया जाता है। यानी डीसी कंपाउंड मोटर में फील्ड रेगुलेशन यानी फील्ड को कंट्रोल क्यों की जाती है, के लिए प्रदान किया जाता है। यानी फील्ड में जो प्रतिरोधक लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्षेत्र अभिवाह यानी फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए, सही है। आंशिक रूप से क्षेत्र विचुम्बकन नहीं। आर्मेचर विद्युत धारा को सीमित करना नहीं। और क्षेत्र अभिवाह फ्लक्स को, आर्मेचर फ्लक्स को नियंत्रित, ये भी गलत है। यानी आर्मेचर के फ्लक्स नियंत्रित नहीं करते हैं, क्षेत्र के फ्लक्स को नियंत्रित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, यानी क्षेत्र अभिवाह फ्लक्स को के नियंत्रण करने के, यानी अभिवाह या फ्लक्स के नियंत्रण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ने पर, यदि कोई डीसी श्रेणी मोटर है उसको एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यानी डीसी श्रेणी मोटर को एसी से जोड़ते हैं तो इस कार्बन बुर्श पर या दिक् परिवर्तक पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी और मोटर निम्न दक्षता के साथ प्रचलित होगी। तो मोटर कम दक्षता के साथ प्रचलित होगी और कार्बन बुर्श पर स्पार्किंग होगी या दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, इसके बुर्श पर स्पार्किंग होगी। अगला क्वेश्चन है, हॉकिंसंस का परीक्षण किस बार पर किया जाता है? देखो, हॉकिंसंस या इसे बैक टू बैक या रेजेनरेटिव या हीट रन परीक्षण कहते हैं इसको। यानी इसके अलग अलग नाम है, बैक टू बैक परीक्षण है या हीट रन परीक्षण है या रेजेनरेटिव परीक्षण है या हॉकिंसन परीक्षण है। देखो, यह पूर्ण भार की परीक्षण, यानी यह पूर्ण भार पर किया जाता है। पूर्ण भार परीक्षण की विधि है और इसमें दक्षता ज्ञात की जाती है। स्वयं भरण परीक्षण तो है, शून्य भार परीक्षण की विधि है, दक्षता ज्ञात की जाती है। इसमें भी दक्षता ज्ञात की जाती है, परंतु पूर्ण भार परीक्षण में यानी पूर्ण भार पर की जाती है। तो यह पूर्ण भार परीक्षण की विधि है जिसमें दक्षता ज्ञात की जाती है और वही डीसी शंट या यौगिक मशीन की जाती है। यानी श्रेणी मशीन की दक्षता परीक्षण नहीं कर सकते। तो शंट या यौगिक मशीन की, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नियतांक फ्लक्स वाली मशीनों की दक्षता ज्ञात की जाती है। इसमें दो मशीनों को, एक मोटर और एक जनरेटर, दोनों दो होते हैं, एक मोटर और एक जनरेटर, इन दोनों को यांत्रिक व वैद्युतिक रूप से युग्मित किया जाता है। तो इसको, इन दोनों को यांत्रिक और वैद्युतिक रूप से युग्मित किया जाता है। अब यदि दो मशीनों को एक साथ युग्मित करते हैं तो इसे बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। ट्रांसफार्मर में भी आ जाए बैक टू बैक, तो इसमें दो समान मान के ट्रांसफार्मर को युग्मित करते हैं। इसमें आ गया मोटर का आ गया या जनरेटर का जो भी है, तो इसमें भी दो समान मशीन। तो शर्त क्या होगी, दो मशीन होना आवश्यक है, दोनों को युग्मित करते हैं यांत्रिक रूप और वैद्युतिक रूप से। पूर्ण भार परीक्षण की विधि है और पूर्ण भार में दक्षता ज्ञात करते हैं। डीसी शंट या यौगिक मोटर में इसका प्रयोग करते हैं। तो हॉकिंस का परीक्षण किस बार पर किया जाता है? पूर्ण भार पर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण डीसी मोटर में रनिंग डाउन परीक्षण भी कहलाता है? रनिंग डाउन परीक्षण या इसे मंदता परीक्षण या रिटॉर्डेशन परीक्षण भी कहते हैं। रनिंग डाउन परीक्षण या रिटॉर्डेशन परीक्षण क्या होता है कि कोई भी डीसी शंट मोटर या जनरेटर है, उसके अंदर यानी स्थिर हानि जैसे छुटपुट हानि है, लो हानि कह सकते हैं या यांत्रिक हानि कह सकते हैं, इनको ज्ञात करने की विधि है। यानी छुटपुट हानि कह सकते हैं या स्थिर हानि कह सकते हैं, जैसे लो हानि और यांत्रिक हानि, इनको ज्ञात करने की परीक्षण की विधि है। तो यह डीसी शंट मोटर या जनरेटर के अंदर काम में लेते हैं और इसे रिटॉर्डेशन यानी मंदता परीक्षण या रनिंग डाउन परीक्षण भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, रिटॉर्डेशन परीक्षण।
देखो अगला आ गया वापस कि किसी मोटर में छुटपुट ह्रास को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो रिटॉर्डेशन या रनिंग डाउन, या इसे हिंदी में मंदता परीक्षण भी कहते हैं। तो रिटॉर्डेशन या रनिंग डाउन या मंदता परीक्षण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, रनिंग डाउन परीक्षण। डीसी मशीन में निम्न से कौन से परीक्षण में कम से कम 2 मशीनों की आवश्यकता है। देखो आ गया ना बैक टू बैक परीक्षण वाला, या ऑप्शंस परीक्षण, या रीजनरेटिव परीक्षण, या हीट रन परीक्षण। कोई सा भी नाम हो सकता है, हीट रन हो तो भी सही है, ऑप्शंस परीक्षण हो तो भी सही है, बैक टू बैक हो तो भी सही है, रीजनरेटिव हो तो भी सही है। यानी ये एक ही है, इनका अलग अलग नाम है। तो यदि 2 मशीन आवश्यक है तो बैक टू बैक हो गया। तो बैक टू बैक टेस्ट इसमें कौन सा हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी मोटर का वेग ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा। यदि डीसी मोटर का वेग ईएमएफ ईबी अचानक खत्म हो जाए तो आर्मेचर करंट का मान एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा तो आर्मेचर में से बहुत उच्च मान की धारा प्रवाहित होगी और आर्मेचर जल जाएगा। अभी इन ऑप्शनों में देखो कौन सा है, मोटर हीटिंग करने लगेगी, मोटर अचानक रुक जाएगी, मोटर की रफ्तार बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगा, ए और बी दोनों। तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से प्रवाहित होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी शॉर्ट सर्किट करंट है वो आर्मेचर से होकर प्रवाहित होने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, यदि डीसी मशीन का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। यानी विरोधी विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर चलती रहेगी, मोटर जल सकती है और मोटर आवाज़ शुरू कर देगी। तो क्या होगा, अचानक समाप्त हो जाए ए बी तो आर्मेचर करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फलस्वरूप आर्मेचर जल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मोटर जल सकती है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन मशीन में निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय हानि है। घूर्णन मशीन में कौन सी परिवर्तनीय हानि है। देखो कोर हानि और यांत्रिक हानि ये स्थिर हानि है। कोर हानि और स्ट्रे लोड हानि, स्ट्रे लॉस हानि है वो भार यानी भार पर निर्भर करती है, जबकि कोर हानि स्थिर हो गई तो ये भी गलत हो गया। कॉपर हानि और कोर हानि ये भी गलत हो गया। ताम्र हानि और स्ट्रे लोड हानि सही है, यानी ताम्र हानि भार पर परिवर्तित होती है, स्ट्रे लोड हानि भी भार पर परिवर्तित होती है। स्ट्रे लोड हानि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ताम्र स्ट्रे हानि और एक कोर स्ट्रे हानि। ताम्र स्ट्रे हानि है एडी करंट के कारण होती है, एडी करंट लॉसेज के कारण होती है, और कोर स्ट्रेस हानि है फ्लक्स के विरूपण होने के कारण होती है, यानी फ्लक्स में विरूपण पैदा होता है जिस कारण कोर स्ट्रेस हानि होती है। ये दोनों ही भार पर परिवर्तित होते हैं, यानी स्ट्रेस हानि है वो भार पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ताम्र हानि और स्ट्रे लोड हानि, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मशीन की घूर्णी हानियों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी मशीन घूर्णित होने पर हानि उत्पन्न होती है तो कौन सी होती है। भंवरदार हानि ये लो हानि हो गई, घर्षण और वायु घर्षण हानि ये घूर्णित के कारण होती है, शैथिल्य हानि ये लो हानि हो गई, घूमने वाली स्ट्रेस हानि ये हो गई यानी भार पर परिवर्तित। तो स्ट्रेस हानि को कह नहीं सकते, तो फिर क्या हो गया, घूर्णन और वायु घर्षण हानि, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। सॉरी, घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है। यानी इनमें से क्या लाभ है जो एसी की अपेक्षा डीसी मोटर में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखो, हाई स्पीड ऑपरेशन यानी उच्च गति प्रचलन, लो स्पीड ऑपरेशन निम्न गति प्रचलन, फिक्स स्पीड ऑपरेशन यानी स्थिर गति प्रचलन, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन यानी परिवर्तित गति प्रचलन, बी और सी दोनों। तो ज़्यादातर क्यों प्रयोग करते हैं, एसी की अपेक्षा डीसी मोटर केवल वेरिएबल गति प्रचलन के लिए काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन यानी परिवर्तित गति प्रचलन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप, यानी मोटर का जो स्टेटर होता है और आर्मेचर होता है, मान लो ये आर्मेचर है
और ये स्टेटर है, इनके जो बीच यानी जो भी है, मान लो ये स्टेटर पोल बने हुए हैं, जो भी है मान लो, ये मान लो कि पोल जो भी है, तो ये बीच में जो एयर गैप होता है यहाँ दोनों के बीच में, तो ये छोटा एयर गैप क्यों रखा जाता है, यानी एयर गैप को ज़्यादा नहीं रखकर कम रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ऑप्शन देखो, शोर कम करता है, अधिक वेंटिलेशन देता है, हीटिंग को दबा देता है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है, हाई स्पीड ऑपरेशन में सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी एयर गैप ज़्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, यदि कम होगा तो फ्लक्स लीकेज कम होगा, फलस्वरूप क्या होगा? मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। तो एयर गैप यदि बीच में छोटा होगा, इन दोनों के बीच में ये, तो लीकेज जो फ्लक्स है वो कम होगा, फलस्वरूप मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान होगा, तो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर को चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण हो सकता है। यदि कोई मोटर है उसको हम चालू करते हैं, चालू होते ही फ्यूज जल जाएगा तो आपूर्ति नहीं मिलेगी मोटर को, तो फ्यूज तो इनमें क्या कारण, संभावित कारण क्या हो सकता है? फ्यूज की न्यून क्षमता, यानी फ्यूज कम मान का है तो जल सकता है, सही है। बाहर का मान ज़्यादा, अति बार यानी बाहर का मान ज़्यादा है तो फ्यूज जल सकता है, ये भी सही है। स्टार्टर प्रतिरोध में लघुपत है तो भी फ्यूज जल सकता है। इनमें से कोई एक, यानी सभी कारण है जो फ्यूज जलने के हो सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया? ये सभी, यानी इनमें से कोई एक, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर में शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण है। यानी जो शाफ्ट का जो टॉर्क है वो आर्मेचर में जो विकसित टॉर्क है उससे कम होता है, इसका कारण क्या होता है? यानी शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर में जो विकसित टॉर्क है उससे कम होता है, इसका कारण क्या है? स्ट्रेस आनी, भंवरदार आनी, स्टेरेसिस आनी, ताम्र आनी, यानी इसका कारण होता है स्ट्रे आनिया। स्ट्रे आने के कारण जो शाफ्ट टॉर्क है वो आर्मेचर में जो विकसित टॉर्क है उससे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 HP तक छोटी डीसी मशीन मोटर में सामान्यतः क्या होते हैं? तो जो छोटी मोटर होती है उसमें 2 पोल होते हैं, तो ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन? ए ऑप्शन सही होगा, यानी छोटी डीसी मोटर में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस आनी कम से कम पर निर्भर करती है, यानी हिस्टैरिसीस आनी इनमें से किस पर कम से कम प्रभावित होती है? हिस्टैरिसीस आनी, देखो हिस्टैरिसीस आनी WH बराबर, ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हिस्टैरिसीस आनी WH बराबर होता है हिस्टैरिसीस नियतांक इंटू BM की पावर 1.6 इंटू F इंटू V। अब देखो, चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की आवृत्ति F पर निर्भर करता है। फ्लक्स घनत्व का अधिकतम मूल्य BM पर निर्भर करती है। कोर का आयतन या ग्रेड इस पर भी निर्भर करती है, यानी आयतन तो हो गया, ग्रेड हो गया ये नियतांक यानी हिस्टैरिसीस नियतांक। अब कौन सा रहा? हवादार हवा के प्रवाह की दर, इस पर बहुत कम या नहीं के बराबर प्रभावित होती है, तो राइट आंसर क्या हो गया? हवादार हवा की प्रवाह की दर, यानी इन तीनों उपरोक्त तीनों पर तो प्रभावित होती है, तो शेष क्या रहा? हवादार हवा की प्रवाह दर, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजन है? यांत्रिक दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? यानी दक्षता ज्ञात करना बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। अब यदि यांत्रिक दक्षता है तो आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटा इनपुट यांत्रिक शक्ति, तो आउटपुट को मतलब क्या कहेंगे? उपयोगी शक्ति। तो किस में देखो, पहला ऑप्शन में क्या है? उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बट्टा कुल विकसित शक्ति, कुल आ गया गलत है। दूसरे में क्या है? उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट, यानी आउटपुट की कुल उपयोगी शक्ति बट्टा कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, सही है। इनपुट को कह सकते हैं कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यानी उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बट्टा कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति पर डीसी शंट मोटर का वेग 2000 आरपीएम से 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है, किस नियंत्रण विधि का
प्रयोग करेंगे। यानी एक मोटर है जिसकी गति 2000 से 2500 आरपीएम करनी है, यानी उसकी मोटर की गति 2000 आरपीएम पर चल रही है, इसको 2500 आरपीएम करना है। मोटर की गति को बढ़ाना है। मोटर की गति बढ़ानी है तो क्या करेंगे, फ्लक्स का मान घटाएंगे, क्योंकि मोटर की गति n समानुपाती 1/φ यानी फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। फ्लक्स घटाएंगे तो गति बढ़ जाएगी, बढ़ानी है तो फ्लक्स को घटाएंगे। ऑप्शन देखो, पश्च ईएमएफ का एक प्रतिरोध से बढ़ाकर, पश्च ईएमएफ को एक प्रतिरोध से बढ़ाकर, पश्च ईएमएफ को प्रतिरोध लगाने से तो घटेगा, बढ़ेगा कैसे? पश्च बेग ईएमएफ को एक प्रतिरोध से बढ़ाकर नहीं, एक स्थिर शंट मोटर ठीक है। दूसरा है आर्मेचर धारा को एक शंट प्रतिरोध से सीमित करके, आर्मेचर धारा को कंट्रोल करके नहीं, वोल्टेज को एक परिवर्तक से परिवर्तित करके, इससे भी गति घटेगी। क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित करके, यह सही है। क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित करेंगे, क्षेत्र धारा को कंट्रोल करेंगे तो फ्लक्स का मान कम हो जाएगा और गति इसकी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित करके। तो ये कुछ इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों।